तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग आज से क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना कि सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो कई सारे बोर्ड में हटा हुआ भी है, लेकिन कई सारे बोर्ड में चैप्टर है भी। तो इसीलिए मैं उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को मैं भी यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि कई बोर्ड में चैप्टर है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी अन्य बोर्ड का बच्चा जिसमें भी ये चैप्टर है उसका चैप्टर रह ना जाए। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर भी आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और साथ ही में जिस भी बोर्ड में यानी कि जैसा कि मान लीजिए यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम पास कर ले जाओगे तो आगे जब आप लोग कोई भी परीक्षा दोगे तो वहाँ पर आपको ये चैप्टर आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो इससे उससे अच्छा रहेगा कि आप लोग इसको पहले ही पढ़ दो। तो इसीलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तब भी, और साथ ही में यदि आप लोग अगले यानी कि बोर्ड एग्जाम के बाद में जो भी परीक्षा होगी उसकी तैयारी करोगे उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है एनसीईआरटी के हिसाब से ठोस अवस्था, इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो आइए समझते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है, यानी कि ठोस अवस्था क्या होता है। पूरा मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरह समझाने वाला हूँ, नोट्स बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोग इसे जरूर देखिए और साथ ही में वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आए और ये इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए जाएंगे, और उसके साथ में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। नंबर हमारा हो जाता है 9793440081। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, और साथ ही में जो चार्ज रहने वाला टॉपर ग्रुप का वो 499 रेस रहने वाला है। तो इसीलिए जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और इतना चार्ज दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। और क्लास 12 केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, इसमें जो आपका पहला लेक्चर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें जो बेसिक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैटर क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ क्या होता है ये उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसकी परिभाषा बताओगे कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो वो आपकी क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनके अंदर ही द्रव्यमान है और साथ ही में जो भी स्थान घेरती हैं वो सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। अब पदार्थ के यहाँ पर कुछ प्रकार होते हैं जो आपको समझना है इसमें। तो पदार्थ के वैसे तो यहाँ पर आपके 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है ठोस, दूसरा आपका होता है द्रव्य, तीसरा आपका होता है गैस, चौथा आपका होता है प्लाज्मा, पांचवा आपका होता है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो यहाँ पर आपके 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग को अपने सिलेबस में 3 प्रकारों के बारे में ही पढ़ना है, जिनमें से जो ठोस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैप्टर आपका ठोस अवस्था से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ठोस अवस्था के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले इस चैप्टर के अंतर्गत। तो इसमें आपको यहाँ पर 3 मेन प्रकारों को समझना है। पहला है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। दूसरा आपका होता है द्रव्य अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और तीसरा आपका होता है गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस स्टेट। तो क्या होता है ठोस अवस्था, क्या होता है द्रव्य अवस्था, क्या होता है गैस अवस्था? सबसे पहले हम लोग तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग ठोस के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ठोस से रिलेटेड हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो ठोस तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो क्या होता है सॉलिड स्टेट, आइए समझते हैं। तो आप बताओगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिनके अंदर प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित हो, ठोस अवस्था कहलाता है। अब ये क्या होता है, इसको कैसे समझना है ये समझाते हैं आपको। एक मोटा मोटी तौर पे आप लोग समझोगे। जैसा कि मान लीजिए आपका ये एक पेन है, तो यदि हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका जो आकार है वो क्या है, एक निश्चित आकार है, और साथ ही में इसका आयतन भी निश्चित है। यदि हम इसको इस प्रकार से दबा वबा करके इसका आकार नहीं बदल सकते हैं, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये आपका जो पेन है ये आपका एक ठोस अवस्था है। ये आपका पेन है क्या है, पर ठोस अवस्था का उदाहरण है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। ये जो आपका पेन है जो जिन भी अणु से
से मिलकर के बना होता है, इनके अंदर प्रबल अंतराणुक बल होगा, इसी की वजह से ये आपका ये पेन ठोस अवस्था में आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिनके अंदर प्रबल अंतराणुक बल उपस्थित होता है उसको हम लोग ठोस अवस्था बोलते हैं। अब इसका आकार इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इसके आकार को हम लोग दबा करके बदल नहीं सकते हैं और इसका आयतन भी निश्चित होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो ठोस अवस्था होता है इसमें आकार भी निश्चित होगा और आयतन दोनों, यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, उसको हम लोग ठोस अवस्था बोलेंगे। तो ये तो आपको यहाँ पर छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल यानी कि परिभाषा आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे द्रव्य अवस्था के बारे में। यहाँ आप बताओगे द्रव्य अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट क्या होता है। बताओगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा इनमें ठोस से कम अंतराणुक बल उपस्थित होता है, द्रव्य कहलाता है। आप समझो जो द्रव्य है, जैसा कि जल आप लोग मानोगे तो जल क्या है, एक द्रव्य है यानी कि एक लिक्विड है। तो यदि हम लोग मानते हैं 1 लीटर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 लीटर हम लोग जल लेते हैं यानी कि वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। तो यदि आप लोग 1 लीटर पानी लोगे, अगर आप उसको गिलास में रखोगे तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा। यदि आप उसको जग में रखोगे तो जग का आकार का हो जाएगा। यदि आप लोग बोतल में रखोगे तो बोतल के आकार का हो जाएगा। लेकिन उसका जो कह सकते हैं जो आकार है वो बदल जाएगा, यानी कि आकार कैसा होगा द्रव्य का, वो अनिश्चित होगा। लेकिन यदि हम लोग आयतन की बात करेंगे तो चाहे आप लोग उसको गिलास में रखो, बोतल में रखो, जग में रखो, चाहे बाल्टी में रखो, लेकिन जो 1 लीटर यदि हम लोग ले रहे हैं तो 1 लीटर ही रहने वाला है। लेकिन यदि हम लोग आकार की बात करेंगे तो आकार उसका बदलता रहेगा। जिस जिस प्रकार से आप लोग उसको अलग अलग बर्तनों में रखते चले जाओगे उसका आकार बदलता चला जाएगा। आप लोग कटोरी में रखोगे तो कटोरी का आकार का हो जाएगा, बोतल में रखोगे बोतल का आकार का हो जाएगा, जग में रखोगे जग का आकार का हो जाएगा, थाली में रखोगे थाली का आकार का हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो द्रव्य अवस्था होती है इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें ठोसों से कम अंतराणु बल उपस्थित होता है, इसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तीसरा आपका इसमें होता है गैस अवस्था। गैस स्टेट जो होता है इसमें जो आकार होता है ये भी आपका अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है तथा इसमें जो अंतराणु बल होता है बहुत ही न्यूनतम पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई बोतल है तो उसमें यदि आप लोग गैस को भर के रख रहे हो और यदि जैसे आप लोग बोतल को खोलोगे ना तो उसका जो कह सकते हैं गैस है वो समस्त यानी ब्रह्मांड में फैल जाएगा। अगर आप लोग घर में खोलोगे तो घर में पूरा फैल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि उसका आकार कोई भी निश्चित आकार नहीं रहता है गैस का, और साथ ही में उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है क्योंकि जैसे आप लोग खोलोगे वो चारों तरफ उड़ जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये आपको यहाँ पर मानना है कि जो गैस होता है इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और अंतराणुक बल जो होता है बहुत ही कम पाया जाता है, यानी कि बहुत ही न्यूनतम पाया जाता है। यानी कि अणुओं के जो मध्य में जो बल लगता है एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराणुक बल होता है। तो अंतराणुक बल जो ठोस होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठोस से कम आपका द्रव्य में होता है और सबसे कम आपका गैस में होता है। मैंने आपको बताया कि जो ठोस अवस्था होती है इसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य अवस्था में आपका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब हम लोग समझेंगे केवल और केवल ठोस के बारे में, क्योंकि ठोस के बारे में हम लोग को समझना है, चैप्टर आपका ठोस से रिलेटेड है। तो इसीलिए अब हम लोग ठोस के बारे में समझने वाले हैं। ठोस के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में समझने वाले हैं। तो इस पेज को आप लोग नोट कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और ठोस को और भी डिटेल में समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेकर के आ जाता हूँ। तो अब हम लोग समझने वाले हैं ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में। तो इसमें पहला लक्षण आप बताओगे कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो ठोसों का आकार होता है व आयतन होता है दोनों निश्चित होता है। दूसरा इसमें आपका होता है कि इनके मध्य प्रबल अंतराणुक बल उपस्थित होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ठोस होता है इनके मध्य में प्रबल अंतराणुक बल उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी कि ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। जिसके ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रबल आकर्षण बल के कारण जो ठोस होता है वो आपका असंपीड्य होता है। चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। आपको यहाँ पर याद करना है कि जो ठोस होता है ये बह नहीं सकता है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा पॉइंट आपका इसमें होता है कि ठोसों में जो अवयव कण होते हैं वो अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं, यानी कि मजबूती के साथ में ठोसों में जो अवयव कण होंगे वो अपने इस निश्चित स्थान पर उपस्थित होंगे। अब अवयव कण में आपका अणु परमाणु
इस प्रकार से सारी चीज़ें आ जाती हैं अभिकरण के अंतर्गत। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण जो कि मैंने आपको बताने थे, मैंने आपको बता दिए। आप लोग इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आप लोग आराम से कर ले जाओगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठोसों का वर्गीकरण करने वाले हैं। क्या करेंगे, ठोसों को विभाजित करेंगे। अब ठोसों को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, किस प्रकार से आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप बताओगे कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि जो घटक कण है जिससे ठोस बना होता है, उसके व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होता है और अक्रिस्टलीय ठोस भी हम लोग समझने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसको आइए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मान लीजिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें जो आपके अवयव कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में लंबे समय तक एक कह सकते हैं निश्चित व्यवस्था में बने रहते हैं। इसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से एक कह सकते हैं आप लोग कि क्रिस्टलीय ठोस का इस प्रकार से आप लोग घटक कण इस प्रकार से बना सकते हो और इस प्रकार से आप लोग इसके नीचे इस प्रकार से बना दोगे। फिर आप लोग इसको इस प्रकार से बनाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि एक सीधी लाइन में या कह सकते हो और एक निश्चित व्यवस्था में ये सारे कण उपस्थित हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो इसमें जो अवयव कण होते हैं ये आपके कह सकते हैं कि निश्चित व्यवस्था में जुड़े नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग प्रकार से कण उपस्थित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक कण यहाँ पर हो गया, एक 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 यहाँ पर होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है और ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें क्या होता है कि एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। जो आपके अवयव कण होंगे इसमें वो एक निश्चित व्यवस्था में यहाँ पर होते हैं। वहीं पर यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो इसमें आपके जो अवयव कण होंगे वो आपके एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं। इसीलिए आपका ये कह सकते हैं कि अच्छा ठोस नहीं माना जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आपका एक अच्छा ठोस माना जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में आप लोग बताओगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें अवयव कणों की जो निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें जो अवयव कण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में लंबे समय तक बने रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें दीर्घ परासी होते हैं, यानी कि जो एक कह सकते हैं जो ठोस अवयव कण होते हैं वो लंबे समय तक एक व्यवस्था को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दीर्घ परासी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं उपयोग के बारे में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के क्या उपयोग होते हैं। यहाँ पर दो उपयोग मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड परीक्षा में आता है तो यहाँ से आपके दो उपयोग पूछे जा सकते हैं। तो आप बताओगे सबसे पहला उपयोग कि हीरा जो आपका होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयव कण होते हैं वो एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इसकी परिभाषा बता सकते हो कि ऐसे ठोस जिनमें अवयव कणों की जो निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये आपके लघु परासी होते हैं। और उपयोग की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप बताओगे कि रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में करते हैं। और कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर याद कर लेना है कि आपके यहाँ पर दो उपयोग मैंने अक्रिस्टलीय ठोस में बताए हैं। एक आपका बताया रबड़ के बारे में, जिसका उपयोग हम लोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कांच के बारे में, जिसका उपयोग हम लोग सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझा है। सबसे पहले हम लोगों ने किन चीज़ों को समझा है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने समझा है, सबसे पहले मैंने बेसिक चीज़ से शुरुआत करी है, पदार्थ के बारे में, फिर पदार्थ के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया है और फिर इन तीनों प्रकारों के बारे में परिभाषाओं भी मैंने आपको समझाई हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ठोसों के कुछ सामान्य लक्षणों को देखे हैं।
उसके यहाँ पे ठोसों का वर्गीकरण किया है, जिसमें आपके 2 ठोस निकल कर के आए। पहला आपका था क्रिस्टलीय, दूसरा आपका था अक्रिस्टलीय। फिर हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझा, उसके उपयोग के बारे में समझा, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अक्रिस्टलीय ठोस और उसके उपयोग के बारे में समझा। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।